टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी केमिस्ट्री विद मानसी। अगर मैं इस चैनल का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो इसमें मैंने क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी केमिस्ट्री के हर चैप्टर को कवर करने की कोशिश करी है और इसमें इस चैनल में हर दिन एक एक पेज अपने नोट्स से पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, जिससे आपको भी टॉपिक या लेक्चर बर्डन ना लगे और आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से इसको सुन सकते हैं। कभी लेटे हुए, कभी खाना खाते टाइम, कभी वॉक करते टाइम आपके लिए तुरंत ही वो कंसेप्ट याद हो जाएगा, दिमाग में चला जाएगा। आपको इतनी प्रैक्टिस करने और इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर दिन मैं एक एक पेज समझाती हूँ, जो मुझे लगता है सही भी है, थोड़ा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, सब कुछ सही रहेगा। अभी गए थे हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें मैंने 36 अभी तक मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें मैंने आपको हर दिन एक एक पेज समझाया है। जैसे हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ लिए थे, राउंडिंग ऑफ पढ़ लिया है, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी उसके ट्राई कर लिए थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस भी पढ़ लिया है, 5 लॉ होते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ ली है, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस समझ लिया है। कल परसों हमने मोल कंसेप्ट भी स्टार्ट किया था, उसको भी समझा, उससे भी हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। कल हमने स्टार्ट करा था परसेंटेज कंपोजिशन, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम और कर दूं। हाँ, तो अब हम कल हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकाला था। बेसिकली परसेंटेज कंपोजिशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई कंपाउंड प्रेजेंट होता है और हमें पता है कंपाउंड मॉलिक्यूल जो भी है वो एटम से मिलकर बना होता है। तो हम परसेंटेज कंपोजिशन में बेसिकली ये देखते हैं कि जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में, उसका कितना परसेंटेज उस मॉलिक्यूल में कंपोजिशन में यूज़ हो रहा है। हम जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल हमने कल एग्जांपल लिया था, उस पर हमने ये समझा था हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो हमने परसेंटेज ऑफ द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम भी निकाला था, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम भी निकाला था। इसका हमारे पास फॉर्मूला भी था, मास ऑफ that element in a compound divided by molar mass of the compound into 100। हमें पता है परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 करते ही हैं, तो इसे कुछ भी याद करने वाला नहीं, इतना तो आप समझ ही सकते हो। आप 11th-12th में हो, आपको इतना बेसिक और इतना ये कैलकुलेशन चुटकियों में आती होंगी। इसके लिए इतनी प्रिपरेशन या इतना दिमाग में बर्डन नहीं डालना कि हाँ परसेंटेज कंपोजिशन कोई बहुत बड़ा टॉपिक है, ये सब कुछ नहीं है। जिसका मास परसेंटेज पूछा जाए आप उसका मास लिखिए, उस कंपाउंड में अगर 2 एटम प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन एटम के तो मल्टीप्लाई 2 करिए, अपॉन में उसको मोलर मास ऑफ कंपाउंड लिखिए, इंटू 100 कर दीजिए, तो आपका ये परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिकुलर फार्मूला। इसको थोड़ा सा ये मैं कट कर दूं, ब्लैक से ही कर, ये कुछ एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस है, कैसे क्या होता है वो हम समझते हैं। An empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound, whereas molecular formula shows exact number of different type of atom present in a molecule of a compound। देखो, इसमें बेसिकली ये बताया गया है, एम्पिरिकल फार्मूला आपको ये बताता है कि आपके एलिमेंट में कितना, मतलब आपके जो मॉलिक्यूल और कंपाउंड बना हुआ है उसमें आपके जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, एटम्स प्रेजेंट हैं, उसका एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपका क्या होता है, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट हैं हमारे मॉलिक्यूल में, उसके एग्जैक्ट नंबर उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपको डिनोट होंगे। एम्पिरिकल फार्मूला में सिर्फ सिंपल होल नंबर रेशियो रहता है एटम्स जो भी प्रेजेंट हैं आपके कंपाउंड में, बट जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एग्जैक्ट नंबर कितना प्रेजेंट है एटम का उस कंपाउंड में वो बताता है। If mass percentage of various element present in a compound is known, its empirical formula can be determined. Molecular formula can further be obtained if molar mass is known। देखो, अभी हमने जो कल मास परसेंटेज निकालना सीखा था एलिमेंट्स का, उसी का यूज़ यहाँ पर एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में हुआ है। उन्होंने ये कहा है अगर आपको किसी भी एलिमेंट्स का जो कंपाउंड में प्रेजेंट है उनका मास परसेंटेज पता है, परसेंटेज कंपोजिशन पता है, तो आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हो।
बट आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको मोलर मास पता होना ज़रूरी है। अभी हम इसी को और समझने के लिए एक हम प्रॉब्लम लेते हैं। ये प्रॉब्लम आपकी एनसीईआरटी ही बुक से है, क्योंकि मैंने कोई भी प्रॉब्लम, मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं खुद से फॉर्मूला बना क्वेश्चंस बनाऊँ और आपको दूँ। इनफैक्ट बहुत ही स्टैंडर्ड ही कोई टीचर्स होते हैं जो फॉर्मूला कोई क्वेश्चन खुद से बनाते हैं, वरना और सारे टीचर्स क्या करते हैं, बस आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और एक नया क्वेश्चन दे देते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ वो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं उसी को मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। मैं खुद से कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर एड ऑन नहीं कर रही हूँ। अब प्रॉब्लम समझते हैं। अ कंपाउंड कंटेन 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। वॉट आर इट्स एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। ये प्रॉब्लम आपको जो अभी आपने एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला समझा था उसके बीच में आपको डिफरेंस भी समझा देगा इस प्रॉब्लम में, और आपको क्या कहते हैं ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देगा, और आपको पता भी चलेगा अगर हमें ये सारी डेटा गिवन होंगी तो हम एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला कैसे निकालेंगे। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको उस क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन है उसको एक साइड लिखना होगा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको आंसर खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। आपको हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारे हमें ये आने लगता है कि यह कैसे सॉल्व करना है। हम हमेशा सॉल्व कैसे करना उस पर सोचने लगते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जब देखो आप तो सबसे पहला थॉट आपको क्या आना चाहिए, आप उस क्वेश्चन को समझो, उस क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसके बारे में समझो, लैंग्वेज को समझो। इसमें आपको मोस्टली 1-2 मिनट ही लगेगा। उसके बाद अगर जैसे आपकी बहुत प्रैक्टिस है तो मैं इतना रिसर्च करने को नहीं कहूँगी, बट अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो क्या करना है, गिव अप करने की बजाय उस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको आंसर समझ में आ ही जाएगा। अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन। हमें ये मास परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट का बताया गया है इस क्वेश्चन में। हम समझिए एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हमारा कार्बन प्रेजेंट है और क्लोरीन प्रेजेंट है। उसके मास परसेंटेज कंपोजिशन हमें बता दिया गया है। मोलर मास उस कंपाउंड का क्या है 98.96, ये भी हमें बता दिया। रुको मैं थोड़ा सा दूसरा कलर लूँ क्योंकि मुझे लग रहा है एक ही कलर से बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड दिखने लगता है। हाँ, तो हमें क्या क्या गिवन है, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। इससे हम समझ गए जो हमारा कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन प्रेजेंट है। इसके अलावा कोई भी एटम नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि अदर कोई एटम प्रेजेंट होगा तो उसका भी परसेंटेज होगा, चाहे बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट हो पर उसका भी कुछ ना कुछ परसेंटेज कंपोजिशन होगा ही होगा। बट इसमें नहीं गिवन है, मतलब कि हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन ही प्रेजेंट है उस कंपाउंड में। अब हमें बता दिया 98.96 ग्राम उसका मोलर मास भी पता है। अब मोलर मास हमने देखो, चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, हर दिन एक एक पेज पढ़ेंगे, बट हम साथ साथ पीछे का भी रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि मैंने कहा है इंसान पढ़ बहुत लेता है पर उसका रिवीजन नहीं होता है ना तो वो सारी चीज़ें भूलता जाता है। जैसे हम बचपन में मैथ्स में पढ़ते थे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, सब कुछ हम पढ़ते थे। पर अब हमसे क्वेश्चन करने को कहो हमसे नहीं होगा, क्योंकि हम वो फॉर्मूला वो सब टेक्निक सब भूल चुके होते हैं। ग्राफ्स हम इतने पढ़ते थे वो सब हम भूल चुके हैं। तो वही है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको क्या कहते हैं रिवीजन भी करना है। अभी मोलर मास हमें पता चल गया, मतलब कि हमारे पास मोलर मास किसी कंपाउंड का दिया जाता है जो ग्राम में दिया जाता है, उसका क्या मतलब होता है 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ आइटम्स का मोलर मास दिया गया है, मास हमें बताया गया है। अब हमसे पूछा गया है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला बताना है आपको। तो इसमें जो आपको जो मेथड दिखाया है एनसीईआरटी में वही मैंने इधर लिखा हुआ भी है, क्योंकि मैं कोई डिफरेंट मेथड लगाऊँ और जब आपका पेपर है तो आप बोर्ड के ही एग्ज़ाम की बात करें, अगर आप कोई डिफरेंट वे में कर देते तो बहुत सारे टीचर्स उसको चेक करने में सही से मार्किंग नहीं करते हैं। तो हमें ये भी समझना होगा कि एनसीईआरटी में जो भी मेथड दिया गया है वो भी हमें समझ में आना चाहिए।
कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज इनटू ग्राम। पहला स्टेप इन्होंने ये कहा है कि जो भी हमें मास परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया उसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। सिंस वी आर हैविंग मास परसेंटेज इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। thus in a 100 gram sample of above compound 4.07 gram hydrogen, 24.27 gram carbon, 71.65 gram chlorine are present। देखो इस पे इन्होंने कहा है कि पहला स्टेप हमें ये करना है, जो भी एटम्स एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में उसका मास कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन हमें पता है, तो हमें उसको क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। अगर हमें मास परसेंटेज कंपोजिशन का पता है उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो मास परसेंटेज दिया गया है ना, तो उसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जो इसमें इन्होंने ये कंसीडर किया है कि सबसे पहले हम ये कंसीडर करते हैं, लेट इन एग्जामिंग जो करते हैं वो ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड प्रेजेंट है उसका हमने 100 ग्राम सैंपल ले लिया। हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका हमने 100 ग्राम सैंपल लिया हुआ है। मोलर मास हमें पता है, पर हमारा जो गिवन मास दिया गया है वो हमने 100 ग्राम इसलिए लिया, हम कोई और भी ग्राम्स ले सकते थे, बट 100 ग्राम हमने इजी कैलकुलेशन करने के लिए लिया है। 100 ग्राम कैलकुलेशन हम लोग हमेशा 10 और ये सब 100 थाउजेंड्स जब भी हमारे कैलकुलेशन में यूज़ होता है, चाहे मल्टीप्लाई में यूज़ हो, चाहे डिवाइड में यूज़ हो, चाहे एडिशन में यूज़ हो, चाहे सब्ट्रैक्शन में यूज़ हो, हम बहुत ईजी कैलकुलेशन मान लेते हैं उसको, इसीलिए इन्होंने 100 ग्राम को कंसिडर किया है। हमने ये लेट कर लिया है, जैसे हम लोग मैथ्स में भी लेट करते नहीं, एक्स इक्वल टू लेट दिस वैल्यू इक्वल टू एक्स, दिस वैल्यू इक्वल टू वाई, वैसे ही यहाँ पर हमने मान लिया है कि हमारे पास जो सैंपल है वो 100 ग्राम सैंपल प्रेजेंट है। अब इसमें मास कंपोजिशन बताया गया है, तो इसमें ये बोला गया है अगर 100 ग्राम सैंपल आपके पास है तो उसमें 4.07 ग्राम हाइड्रोजन होगा, क्योंकि उसका परसेंटेज कंपोजिशन 4.07 दिया गया है। 24.27 ग्राम कार्बन प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसमें मास परसेंटेज कितना दिया गया है, 24.27 ग्राम परसेंटेज। क्लोरीन का कितना मास परसेंटेज दिया गया, 71.65, तो उसका भी इतना ग्राम प्रेजेंट है। अभी आप इन तीनों वैल्यू को ऐड ऑन करोगे ना, क्योंकि कंपाउंड हमारा किससे बन रहा है, इन्हीं तीनों वैल्यू से मिलकर बन रहा है, तो हमने इतने इतने ग्राम लिए। अगर आप इन तीनों वैल्यू का ऐड ऑन करोगे ना तो आपको 100 मिलेगा। जैसे आप इन तीनों परसेंटेज को ऐड ऑन करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 100%। वैसे ही आप इन तीनों को ऐड करोगे तो ये हमको 100 मिलेगा। तो आपने 100 ग्राम कंसिडर किया था, तो उसी बेसिस पर आपके ये तीनों ग्राम प्रेजेंट हैं तीनों एलिमेंट के। अब सेकंड स्टेप क्या है, कन्वर्ट इनटू नंबर मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। हमें देखो मास पता चल गया है और हमें मोलर मास भी पता है, इन सारे एलिमेंट का मोलर मास क्या होगा। देखो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमें ग्राम में पता है। अब हमसे कहा गया है कि जो मोल्स निकालो इन सारे एलिमेंट के, जो जितने भी एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बना हुआ है उस एलिमेंट्स के, सारे एलिमेंट्स के हमें मोल पता होने चाहिए। मोल हम कैसे निकालते हैं, divide the masses obtained above by the respective atomic mass of various element, this give the number of moles of constituent element in a compound। देखो मोल्स हमने आगे के चैप्टर में जब मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो बेसिकली हमने मोल जो पढ़ा था उसमें शायद से ये फॉर्मूला दिया गया कि नहीं दिया गया, मुझे इतना याद नहीं, एक बार देख लेती हूँ, शायद से मैंने बताया कि नहीं बताया। नहीं, इधर मैंने हाँ बताया, इधर नहीं मैंने बताया, मोलर मास निकालना बताया, मोल कैसे निकालते हैं वो नहीं बताया। तो बेसिकली जो मोल होता है वो आप कैसे निकालते हो, जितना भी आपका मास गिवन है, ये आपका गिवन मास हो गया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और अगर आपका एटम है तो यहाँ पर एटॉमिक मास, और या तो हम कहते हैं मोलर मास कहते हैं। देखो इसमें मैं ये कहूँगी कि एटॉमिक मास तो मत कंसिडर करो, क्योंकि ये ग्राम में दिया गया है, तो हम इसको मोलर मास कंसिडर करेंगे। हमने ये कल पढ़ा ही था कि अगर एटॉमिक मास होता है तो उसको एएमयू में मेज़र करते हैं, अगर ग्राम में दिया गया है तो मोलर मास में करते हैं। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम गिवन मास जो दिया गया है एलिमेंट का उस कंपाउंड में वो लिखते हैं और उसको मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। मोलर मास कैसे होता है, मोलर मास में आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, जो एलिमेंट दिया गया उसका एटॉमिक मास जो होता है उसको हम ग्राम में लिख देते हैं।
तो हमें क्या कहते हैं, हमें पता है मोल कैसे निकालना है। तो हमें पता है कि हमारे पास हाइड्रोजन के 4.07 ग्राम प्रेजेंट है हमारे पास ये, तो मोल निकालना है 4.07 डिवाइडेड बाय 1.008 ग्राम, ये आपका मोलर मास हो गया। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू 4.04 आएगी। अब हमें मोल ऑफ कार्बन निकालना है, तो हमें 24.27 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है, ये हमने पता कर लिया था पहले ही स्टेप में। अब हमें इसका मोल निकालना है, तो क्या करना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास कर देंगे। 12.01 ग्राम आपका मोलर मास हो जाएगा कार्बन का। तो आपको इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2.021। अब आपने मोलर मास ऑफ क्लोरीन की बात, मोल्स ऑफ क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो 71.65 ग्राम आपका क्लोरीन प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। हमें इसका मोलर मास मोल निकालना है, तो हमें क्या करना है, इसका जो मोलर मास है उससे डिवाइड कर देंगे। 71.65 है तो उसका मोलर मास डिवाइड करके 35.453 ग्राम से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू 2.021 आएगी। ठीक, अभी देखो आपको आगे की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा याद होनी चाहिए। एक तो आपको जो एलिमेंट आपको प्रेजेंट पता है, 11th-12th है, तो आपको 30 तक आपको याद तो पीरियोडिक टेबल हो जानी चाहिए, आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। बट अगर आपको अभी स्टार्टिंग कर रहे हो 11th-12th की, तो आपको 30 तक एटॉमिक नंबर तक आपको एलिमेंट याद होने चाहिए, उसके एटॉमिक मास याद होने चाहिए। एटॉमिक मास याद कर लो तो आपको पता है वही आपका मोलर मास हो जाएगा, बस उसको ग्राम में कन्वर्ट लिखना होता है और कुछ नहीं होता है। मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि आगे केमिस्ट्री में आपको मोल्स ही यूज़ होंगे। केमिस्ट्री में मोल ही आपकी यूनिट यूज़ करी जाती है कैलकुलेशंस में, नंबर जब आपको नंबर्स एटम के निकाले जाते हैं तो मोल ही यूज़ किया जाता है। तो मोल को समझने के लिए आपको एटॉमिक मास, मोलर मास, ये सब पता होने चाहिए। क्योंकि जैसे आपने अभी देख लिया, आपको मोल निकालना है, अगर आपको उसका मोलर ही मास नहीं पता होगा तो आप मोल नहीं निकाल पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कुछ चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पर मतलब कि याद कर लेनी चाहिए। 30 एटॉमिक नंबर तक आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए, उसका कहते हैं एटॉमिक मास याद होना चाहिए। तो हमने ये सेकंड स्टेप देख लिया कि हमने पहला स्टेप क्या देखा, जो हमें मास परसेंटेज दिए गए उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने कंसीडर किया कि हमने 100 ग्राम लिया, तो उसी बेसिस पर हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट किया। उसके सारे एलिमेंट्स जो जितने भी मास परसेंटेज कंपोजिशन में प्रेजेंट है वो सब हमें दिए गए थे, उसको हमने उस ग्राम में कन्वर्ट किया। सेकेंड स्टेप क्या किया कि अभी हमने ग्राम निकाल लिया है फर्स्ट स्टेप में, तो हमारा सेकेंड स्टेप ये है कि हम उसके नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट जो भी एलिमेंट के प्रेजेंट है उस कंपाउंड में वो कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, हमारे पास गिवन मास तो दिया ही गया है, मोलर मास हमें पता है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कर लेंगे तो हमें उन सारे एलिमेंट्स के मोल पता चल जाएंगे, कितने मोल ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट है कंपाउंड में। ठीक, तो अभी मैंने ये 2 स्टेप आपको समझा दिए हैं, एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस बता दिए। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो जो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चालू किए हैं एनसीईआरटी बुक का, आप इसको अभी थोड़ा सा जब ये और आगे मैं कैलकुलेशन करवाऊंगी तो आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैंने 2 स्टेप बताए हैं। नेक्स्ट पेज जो हम कल पढ़ेंगे उसमें मैं और आगे के स्टेप बताऊंगी और फिर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो कल की वीडियो का वेट करिएगा आप, क्योंकि मुझे लग रहा है आज आप इतना ही समझिए और वीडियो भी 18 मिनट की हो रही है, तो इसीलिए मैं यहीं पर ही स्टॉप कर रही हूँ। तो कल हम आगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।